नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात। और मैं अभी इस वक्त जो बात करूंगा तो जाहिर सी बात है कि चुनाव की बात करूंगा, क्योंकि उपचुनाव जो हैं अब हर सियासी दल के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाले बन चुके हैं। जनता किस तरफ जाएगी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बड़े बड़े सियासी गणितज्ञ भी ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, ये बता पाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा काम है। लेकिन इसके बीच कहीं बूथ कैप्चरिंग से बवाल मचा है तो कहीं मंत्री और सांसद पर एफआईआर से कांग्रेस हमलावर है। दोनों दल एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। आखिर सवाल उपचुनाव में जीत का जो है, लेकिन उपचुनाव के प्रचार के थमने के बाद पहले एक सांसद पर एफआईआर होती है जब कांग्रेस प्रत्याशी उन्हें रास्ते में तय समय सीमा के बाद भी चुनाव क्षेत्र में घूमते हुए पकड़ लेती हैं और फिर वहां पर बहस होती है, उसका वीडियो वायरल होता है। फिर एक मंत्री पर एफआईआर दर्ज होती है आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर, और फिर एक बीजेपी नेता का वीडियो जारी होता है जिसमें कथित तौर पर वो धमकी दे रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग से जुड़े हुए कुछ बात कह रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस बार चुनाव के प्रचार के बाद असली खेला शुरू हो चुका है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव को लेकर एक दूसरे पर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, सुनिए। एक बूथ पर चुनाव प्रबंध समिति की पैनी नजर हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जो अलग अलग प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, हमने इस बात पर गंभीरता के साथ कि किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में कोई ऐसी बातें न हो जो कांग्रेस जिस प्रकार से गुंडीजिम छल कपट की राजनीति करने का जो प्रयास करती है, अंतिम समय में कल मतदान दिन तक एक पैनी नज़र रख के हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रियता के साथ काम करेंगे। और ये चुनाव हमारी प्रबंध समिति ने जो प्रयास किए और हमारे नेतृत्व ने जो अथक मेहनत की, उसके आधार पर प्रचंड बहुमत के साथ चारों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिसके लोग चुनाव के आचार संहिता तोड़ते पकड़े गए, जिनके मंत्री और सांसदों पर एफआईआर हुई, जिनके नेता आज भी प्रशासनिक जो जिम्मेवारियां उनको दरकिनार करके जगह जगह आज भी उन विधानसभा क्षेत्रों में, चुनावी क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, वो ये बात करते हैं कि कांग्रेस पर निगाह रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, इनके तांडव को देख रही है, इनके अकर्मण्यता को देख रही है, इनके अलोकतांत्रिक चेहरे को देख रही है, और ये चुनाव उस चेहरे पे तगड़ा तमाचा। तो ये तमाम जो बातें हैं ये क्यों हो रही हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज एक फिर कथित वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बूथ तक को कैप्चर कर लो, इस तरह की बात कही जा रही है, आरोप लग रहा है। हालांकि ये जो बीजेपी के नेता हैं इस वीडियो के बाद आप कह रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो है। जरा सुनिए। हम डाल लें अपनी तई में डाल लें। सरकार भाजपा की है, सरकार नहीं मिट रही वोटन से, न विधायक मिट रहा, न मुख्यमंत्री मिट रहा, न मंत्री मिट रहा, न संतरी मिट रहे। दूसरा को नहीं मिट रहा। वोटर ना मिट में हमें उसे बात ला समझी जा। हमने मकान बनो नहीं बनो, तो मकान बनो नहीं बनो, तुम आओ वहाँ तो नहीं बनो, राम दिया बात नहीं बनो। हाँ अबे नहीं बनो, नहीं कुछ डाल जोड़ो ही अबे। अब माल के बना तो हमारा झूठी का है, वो को नहीं बना रंग दिन को बना भागी पे बाजू में आ। तो हम बता आज हम क्या है, आज हम चाहे तुम्हारा संग कैसा दीना सुनो, तुम अपनी बात चलाते हो, किसी सुनना जैसे हम आप कभी नहीं मानेंगे। अब तुमने कही राठौर बूथ भविष्य विधायक नहीं बन रहा है, पतो है 70 बूथ बाहुल की सीधी करी लूट लो बूथ को। अब 70,000 वोट पे पटंगन ने है, लूट लो। अब तो जमीने बना इसलिए आ जाओ। 4 वोट है, अगर 4 जने डालेंगे वोट, एजेंट तो 2 लोग डालेंगे, उनके लिए गाँव डाट पंजन टाइम क्षेत्र में हमारे 4 जने डाले वोट, तुम वोट भाट का उधर रहे तो मशीन आदमी का। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं, लूट लो कह रही हैं दीदी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कथित तौर पर ये जो वीडियो आया है
ये बीजेपी नेता अनिल पांडे का बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब इस वीडियो के आने के बाद वो कह रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो है, इसमें मैं नहीं हूं या मेरे वीडियो के साथ काटछांट की गई है। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, जरा ये सवाल देख लीजिए, फिर हम इस डिबेट को शुरू करते हैं। उपचुनाव में जीत का सवाल है, बूथ कैप्चरिंग की धमकी से मचा बवाल है। जी हां, कांग्रेस को मौका मिला, मंत्री और सांसद पर एफआईआर, कांग्रेस बीजेपी में आर पार। आखिर समय में खेल का डर, कांग्रेस बीजेपी के एक दूसरे पर नजर। एमपी में खत्म हुआ प्रचार का मेला, अब होगा क्या सियासी खेला? यह बड़ा सवाल है। क्या अब सियासी खेला होने जा रहा है? प्रचार कर लिया, जनता को मना लिया, अब क्या असल चुनाव की जो मेहनत होती है आजकल के चुनावों में वो शुरू हो चुकी है? इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ सैयद जाफर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सैयद जाफर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेश शर्मा जी हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 एमपीसीजी पर। सबसे पहले मैं सैयद जाफर जी आपके पास आता हूं, क्या वजह है इस बार तो थोड़ा सा मोरली आप लोग आप होंगे, क्योंकि एक सांसद बीजेपी के उन पर एफआईआर हुई, एक मंत्री पर एफआईआर हुई, और आज एक बीजेपी के नेता का एक वीडियो वायरल हुआ, कथित वीडियो, तो लग रहा है कि कुछ आप इस बार गेन करेंगे, कम से कम मोरल ग्राउंड पर ही सही। नहीं, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा के उपचुनाव को जीत रही है। पहली जीत तो कांग्रेस पार्टी की तभी हो गई थी जब पृथ्वीपुर पर भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया। जोबट में दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इन दो विधानसभा में ये साबित कर दिया कि जिस कैडर का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कैडर का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। और जब ये दोनों तीनों चुनाव की स्थिति दिन दिन आगे बढ़ी और कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन मिलने लगा, महंगाई की मार को लेकर, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, खाने के तेल को लेकर, किसानों के बीज की योजना को बंद करने को लेकर, खाद की किल्लत को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अन्य नेतागण इस प्रकार की अराजकता वाला चुनाव की ओर जाने लगे। देखिए, सबने देखा, अगर किसी सांसद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है उसकी सरकार के समय, इसका साफ अर्थ है कि ये जो अत्याचार है और जो चुनाव को मोड़ने का तरीका है वो साफ तरीके से हार की दर्शाता है, बौखलाहट को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को दुरुपयोग को दिखाता है। अब आज का वीडियो का जो आपने उल्लेख किया उसमें स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि बूथ लूट लो। ये स्थिति तब आती है, ये आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है जब बूथ लूटने की बात की जाती है, वोटों को खरीदने की बात तब की जाती है जब कोई पार्टी जनता का विश्वास और वोट नहीं ले पाती। जी ठीक है। गोविंद मालू जी, ये क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी कोई खेला है, क्योंकि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री और अब बीजेपी के नेता सवालों के घेरे में, बीजेपी ही क्यों सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है इसलिए कई तरह के हथकंडे लोग अपना, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की पद्धति और चुनाव का जो रिफॉर्म हुआ है, चुनाव आयोग ने जो किया है उसके तहत अब कोई भी किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। तो जमाने से जब बूथ लूट लिए जाते थे, कांग्रेस के लोग ठप्पा लगाते थे उस पर, और एक जमाना तो ये था कि वो उस पर ये भी कहा जाता था कि शाही है, केमिकल लगा हुआ है जिसमें गाय बछड़ा उभर जाता था। ऐसे कई जगह हमने भी देखे हैं। उस समय कई सारे स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन अब वो दौर समाप्त हो गया है। अब बहुत सारी चेक एंड बैलेंस है, तो इसलिए चुनाव की पवित्रता पर, चुनाव की निष्पक्षता पर और चुनाव की पारदर्शिता पर किसी तरह का सवाल नहीं हो सकता। जहां तक बाकी देखिए, आचार संहिता का यदि कोई भी उल्लंघन करेगा, समय से ज्यादा कहीं रुकेगा या ऐसा संज्ञान में आएगा तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। इसके लिए कौन सी सरकार हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें जनता पर भरोसा है। कुल मिलाकर बात है, ये तो
एक भ्रम फैलाकर लोगों में एक तरह का वितंडावाद, एक तरह का भयादोहन करना, अफवाह फैलाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कांग्रेस का शुरू से शगल रहा है। और इसीलिए वो लोग काम से ज्यादा अफवाहों में भरोसा करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काना, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन जनता ने मन बना लिया है सर, एक मिनट, विकास जिस पार्टी गोविंद ने मालू किया जी, है, जनता को शासन जिसने किया है, जनता की भावनाओं को भड़काने के आरोप कैसे लगेंगे कांग्रेस पर सर? क्योंकि मैं बार बार, मेरा सवाल यही है कि बीजेपी के सांसद पर एफआईआर दर्ज हुई समय से ज्यादा रुकने को लेकर, बीजेपी के मंत्री पर हुई, और बीजेपी के एक कथित नेता का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो कितना उसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सच्चाई वही जाने। पर ये सवालों के घेरे में बीजेपी अचानक आई क्यों सर? क्योंकि आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि बड़े आसानी से जीत रहे हैं, फिर इतनी जरूरत क्या पड़ रही है? और वो भी ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें तो पता है आचार संहिता के नियम कायदे क्या हैं। मैंने आपसे कहा ना कि यदि थोड़ा बहुत भी कहीं कोई किसी कारणवश वहां रुक गए हों ज्यादा समय, 1 घंटे 2 घंटे में तो कोई चुनाव को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि और कोई कारण रहा हो, टेक्निकल कोई कारण रहा हो, लेकिन उन पर हुई ना एफआईआर, इसका मतलब है कि प्रशासन और चुनाव मशीनरी निष्पक्षता से काम कर रही है। ठीक अब ये लोग चुनाव हारने के बाद ये नहीं कह सकते कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इन्होंने मनमानी की, इन्होंने दुरुपयोग किया, इन्होंने प्रशासन को अपने कब्जे में रख लिया था। अब ये नहीं कह सकते। एफआईआर हुई, इसका मतलब ये है कि चुनाव निष्पक्षता से हो रहे, हम अच्छी प्रणाली, अच्छे पारदर्शिता के साथ चुनाव के हामी हैं। कोई भी करे, कोई भी अगर नियम का पालन नहीं करेगा, वायलेशन ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का यदि ठीक है मालू जी, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तो उसके बाद भी कह रहा हूँ कि हमें जनता पर भरोसा है, हम चारों चुनाव बड़े अंतर से जीत रहे हैं। ठीक है सुरेश शर्मा जी, मैं ये पहला तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या प्रचार खत्म होने के बाद ही आजकल का चुनाव तो अब शुरू होता है, ये 2 दिन जो होते हैं लास्ट के कहा जाता है, और उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें निकलकर आनी भी शुरू हो गई हैं, तो क्या अब खेला शुरू हो गया है सर? देखिए, जिस तरीके से चुनाव के बाद यानी प्रचार समाप्त होने के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो जिले का नहीं है उसका रुक आचार संहिता का उल्लंघन है और इससे बचने की कोशिश की जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है। लेकिन इसके बाद ये थोड़ा बहुत समय का विषय हो, समय में यदि मतदाताओं के बीच में कोई व्यक्ति घूम रहा हो तो निश्चित रूप से वो बड़ी घटना है। और अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है उसमें मतदाताओं से बात करते हुए ये लोग नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि वो समय से अधिक समय तक वहां रुके हैं। एक बात ये है। दूसरी बात अभिलाष जी, मुझे ये लगता है कि जिस वीडियो का हम देख रहे हैं वो हमारी संज्ञान में भी आया था, लेकिन ये इस समय बूथ लूटने जैसी कोई परिस्थिति होती नहीं, क्योंकि बूथ में जो है लूटने की बात तब होती थी जब बैलेट पेपर होते थे। अभी तो अभी तो मशीनें अलग हैं, ईवीएम मशीनें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से लूटने जैसी स्थिति हो। तो ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये शब्द जो है ये कहीं न कहीं वीडियो के संदिग्ध होने की बात करता है। लेकिन चूंकि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट जो है उसका टेम्परामेंट ही शुरू से ऐसा रहा है कि वहां दबंगों का दबदबा रहा है और बूथ लूटने जैसी या ईवीएम के उपयोग दुरुपयोग जैसी स्थितियां नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार ये होता है कि एक जैसा एटमॉस्फेयर या टेम्परामेंट जिस सीट का रहता है उस टाइप की बातें आ जाती हैं कि वो लूटेंगे तो आप भी लूटिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज जो तकनीकी का जो युग है कि हर जगह वीडियो बन जाते हैं, मोबाइल सबकी जेब में रहता है, तो मुझे लगता है कि जहां लापरवाही होती है उस लापरवाही की सजा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई देती है। तो ये लापरवाही है यदि मान लो ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने देखा था कि एक बार आम चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी भी बैठे हुए अंदर मुसलमानों को वोट देने के संबंध में बात कर रहे थे और वो वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि उनने कमलनाथ जी ने ये कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमारी तो व्यक्तिगत कोई बात है। तो ये आज नेताओं को बातचीत करते वक्त इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसके कारण नुकसान नहीं हो जाए। जहां तक चुनावों का 4 विधानसभा सीटों, 4 विधानसभा लोकसभा 1 जो है कुल मिलाकर के सीटों का प्रश्न है, तो
मुझे ये लगता है कि ये बहुत कांटे की लड़ाई है। यदि लोकसभा का चुनाव जो है वो कहीं एक तरफा हो सकता है तो, परंतु विधानसभाओं में टफ स्थिति है, जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा। ठीक है, मैं आता हूं फिर वापस सैयद जाफर जी आपके पास। सैयद जाफर जी, क्या वाकई में जिस तरह से देखिए 4 सीटें चारों की चारों बीजेपी के पास चली जाएं या 4 सीटें चारों की चारों कांग्रेस के पास चली जाएं, इसको लेकर के लोगों को लग रहा है कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो, लेकिन हां, क्या वाकई में कांग्रेस को इस सत्ता के सेमीफाइनल से फाइनल के जीत की उम्मीद बनने जा रही है और उसके क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से अगर मैं इस बात को बड़ी जवाबदारी से कहूं तो बिल्कुल निश्चित कहूंगा कि चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन अगर हम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, जनता के रुझान को देखते हुए और अगर हम वास्तविकता के करीब जाएं तो मैं निश्चित ही आपको तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं कि तीनों विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी निश्चित ही जीत रही है और लोकसभा चुनाव में जरूर कांटे की टक्कर जरूर है। पिछली बार का जो रिजल्ट हमारा था कि हम बहुत बड़े मार्जिन से वहां पर चुनाव हारे थे, इस बार चुनाव का जो परिणाम होगा वो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति से जनता त्रस्त है। ये आपको खंडवा के चुनाव के परिणाम बताएंगे। तो जहां तक मैं 3 विधानसभा के उपचुनाव की बात कर रहा हूं, मैं आपसे फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 विधानसभाओं में तो भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को खड़ा कर अपने कैडर में कार्यकर्ताओं और नेताओं पर विश्वास ना कर ये साबित कर दिया कि वो हार तो पहले ही मान चुकी है। और रहगांव में भी मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय स्वर्गीय बागरी जी के परिवार को टिकट नहीं दी गई और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस रणनीति के तहत ताकत के साथ काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमें बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं का, उनके वोटों का हमको जो समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर वहां पर महंगाई के जिस प्रकार से जनता त्रस्त हुई है और जिस प्रकार से सभी समाज के वर्ग कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आए हैं, हम निश्चित भी रहगांव को जीत रहे हैं। 2 सीट हमारी जो जोबट और पृथ्वीपुर है वो कांग्रेस पार्टी की परंपरागत जीत रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीतती आई रही है। रहगांव में जरूर ही कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अंतर के बाद चुनाव जीतने जा रही है। और मैं मालू जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया। हमने चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। हमने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों पर ये आरोप लगाया और ये आरोप हमने नहीं लगाया, ये मीडिया लगा रही है। मीडिया में एक चीज निकल के सामने आ रही है, वीडियो निकल के आ रहे हैं कि किस प्रकार मंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, किस प्रकार वहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी की जो वहां ड्यूटी लगी हुई है वो किस प्रकार से दबाव बना रहे हैं। और जहां तक आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे कि वीडियो को संदिग्ध से, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सीधे तौर पे आपसे कह रहा हूं कि टीवी को आप दोबारा देख लीजिए, आपके मोबाइल पर अगर वो वीडियो है तो आप दोबारा देख लीजिए। स्पष्ट वो कह रहे हैं कि इतने बूथ में आप लूट लीजिए। लूट लेने का मतलब ये नहीं होता कि बैलेट पेपर की बदल दिया, मशीन बदल दी, ऐसा नहीं। लूटने के तरीके अगर सरकार की तंत्र अगर वहां पर किसी को लाभ देने का प्रयास करना चाहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती। और जहां तक आप कमलनाथ जी के वीडियो के बारे में कह रहे थे, ये तो बड़ा साफ कह रहा है, तो साफ बात है कि वो वीडियो में कोई उन्होंने ऐसी अनगढ़ बातें नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। तो मतदान करने का अपील करना तो किसी समाज या किसी जाति या किसी धर्म या किसी पार्टी या किसी व्यापारी वर्ग या किसी कर्मचारी वर्ग से करना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन बूथ ठीक है। गोविंद मारू जी आपसे जानना चाहूंगा, ये बार बार कहा जा रहा है कि बाहर के आयातित प्रत्याशी आपने बुलाए हैं और ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का आत्मविश्वास वहां पर डगमगाया हुआ था। क्या आपको लगता है कि बाहर से लाकर के लोगों को चुनाव लड़ाना आपके अपने जो जमीनी कार्यकर्ता है उनके भरोसे का कत्ल नहीं है? अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में विश्व में विख्यात है। सबसे ज्यादा सदस्य हैं, सर्वग्राह्य, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भारतीय जनता पार्टी में अब कई सारे दलों के लोग भी इस रीति नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं। तो
कई लोग ये आरोप लगाते थे आपके यहाँ कोई नहीं पचेगा, आपके यहाँ किसको टिक नहीं सकता, आप बाहर वालों को लेते नहीं है, दरवाजे बहुत छोटे हैं, बंद करें, कूप मंडूक हैं। ये सब बातें दरकिनार कर दी गई कई सारे चुनावों को लेकर। हम हमारे यहाँ आने वाले, हमारी पार्टी को ज्वाइन करने वाले, जीत की संभावना सबसे ज्यादा किसमें है चुनाव में, ये देखा जाता है। चुनाव में ये नहीं देखा जाता है कि ये पुराना कार्यकर्ता 60 साल का, 40 साल का, 30 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 4 दिन का, 4 दिन का भी कार्यकर्ता है। यदि उसकी उपयोगिता वहां पर है चुनाव जीतने के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी तो जीत, क्योंकि ये चुनाव जब भी होते हैं कोई भी राजनीतिक दल जीत के लिए काम करता है। ठीक, हमारे सिद्धांतों से प्रेरित होकर यदि कोई आता है और हमें लगता है कि उसमें संभावना है जीतने की, तो हम उसको मौका देते हैं। और इसमें कोई भी हमने परहेज कभी नहीं किया। पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर में, और कई सारे दलों के लोग आए, समाहित हुए। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे कई सारे लोग और काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हम भारतीय जनता पार्टी में रच बसने वाला, जो बाहर से आने वाले दूसरे दलों से, उनके ठीक है। जाफर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जाफर जी। देखिए, मैं मालू जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और मालू जी कई बार जब डिबेट में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार वो अपनी पार्टी की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेते हैं। आज उन्हें सीधे तौर पे तो पार्टी की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी अब उन लोगों को टिकट देती है जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है। चाहे वो बहुत पुराने परंपरागत कार्यकर्ता रहे हों या सालों से काम करते आ रहे हों, ये मापदंड अब बीजेपी में खत्म हो गया। अब बीजेपी में जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। पृथ्वीपुर और जोबट में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जिताऊ हो, कोई भी इनका कैडरवेस कार्यकर्ता ऐसा नहीं था, नया या पुराना, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल। सुरेश शर्मा जी, ये जो स्वीकारोक्ति है या ये जो ऐसा सच है जिसको सब जानते हैं कि ये सब किया इसलिए जाता है कि चुनाव जीता जा सके, और चुनाव वैसे तो कहा जाता है मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कि ये कॉम्पिटिशन है, जो जीतेगा उसको खड़ा करना है, ढूंढ कर खड़ा करना है, अपने नाराज होंगे तो उनको दूसरे तरीके से मना लेंगे। क्या आपको लगता है कि रणनीति भी होती है? जी, कई जगह रणनीति के तहत भी काम करना पड़ता है जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है सुरेश जी कि ये जो नया सियासत का सफर है जिसमें जीतने वाला जिताऊ उम्मीदवार सबसे आगे खड़ा है और फिर वफादारी वाला, जिसको हम सोचते थे कि जो समर्पित कार्यकर्ता है, वो शायद थोड़ा हाशिए पर जाता है, तो इसे स्वीकार करने में अब कोई गुरेज नहीं होना चाहिए लोकतंत्र को? देखिए, मालू जी ने एक बात कही है, सर्व स्वीकार्य, सर्वग्राही, और ये तो मध्य प्रदेश के बारे में ये कहा जाता रहा है कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। और ये गुजरात के लिए नहीं कहा जाता, ये केवल मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कुशाभाऊ ठाकरे जी के जमाने से निकलकर आज तक पहुंची है, तो उसमें कार्यकर्ताओं के अंदर एक समर्पण भाव है, कार्यकर्ताओं की एक अपनी जो है शक्ति है। लेकिन मुझे निश्चित रूप से अनेकों अवसरों पर इस प्रकार के असहज हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहर के प्रत्याशियों को लाकर चुनाव तो लड़ाती है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली 2 इन सीटों के बारे में ये कहता हूं कि पृथ्वीपुर सीट जो है वो कांग्रेस की सीट है, और मुझे आज भी लगता है कि कांग्रेस को वहां हराना सहज नहीं है। यदि आपने यादव जी को लिया है सपा से और 1 साल से अपने यहाँ रख लिया और इस प्लानिंग के साथ लेकर के आए, वो उसके बावजूद भी आप 100% दावे से नहीं कह सकते हो कि वह कांग्रेस को हराया जा रहा है। लेकिन जोबट में जो राजनीतिक खेल खेला गया, देखिए ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, झाबुआ जिला मुख्य रूप से, वहां संघ के लंबे प्रयास के बाद वहां उन्होंने 1-2 बार सीटें जीती हैं। अन्यथा झाबुआ जिला जो है वो लगभग कांग्रेस के पास रहा है। तो आप जब कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं और वहां यदि इनके जीतने जैसी संभावना वाले लोग तैयार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सामाजिक समीकरणों का खेला ऐसा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाहर से आने वाला जो वैचारिक स्वीकृति देता हो उसको तैयार कर ले जाने में कोई बुराई नहीं है। तो एक तो ये है, लेकिन ये बात सच है, मैं जाफर भाई की इस बात से सहमत हूं कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास सशक्त कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि बृजेंद्र सिंह जी राठौर को मैं नजदीक से जानता हूं, उनका जो ओरा था वो इतना जबरदस्त था। और मुझे जो जानकारी मिली है, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि उनके सुपुत्र जो है
वो भी विनम्रता की दृष्टि से अपने पिता के पास जाते हैं। लेकिन उनके परिवार का जो दूसरा दबंग और व्यवसायिक स्वरूप है, जिसके कारण आदिवासी अंचलों को लाभ देकर के वो अपने पक्ष में मोड़ते हैं, उसको काटने के लिए एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो भाजपा ने वहां तैयार किया है। और सुलोचना जी के बारे में ये है कि वो 3 बार की विधायक रही हैं। यदि वो भाजपा की टिकट पर लड़ना चाहती हैं तो वो लड़े। लेकिन जहां तक रैगांव का प्रश्न है, तो मैं जो मुझे जानकारियां प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं ये कहता हूं कि रैगांव ऐसी सीट है जहां भाजपा फिर से जीतेगी। लोकसभा के बारे में तो जाफर भाई ने खुद ही कह दिया। तो मेरा समीकरण ये है कि यदि सुलोचना जी कहीं न कहीं थोड़ा सा क्योंकि उनके बेटे को पिछली बार के चुनाव में जो उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा था, उनको 32,000 वोट मिले थे। यदि उसके साथ भाजपा के वोट प्लस होते हैं और कुछ पुराने वोटों को में कटौती मान ली जाती है, तो सुलोचना जी के जीतने की संभावना बनती है। पृथ्वीपुर कांग्रेस की रहेगी। मेरा आकलन ये है कि 3 सीटें भाजपा के खेमे में जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। और हम देखेंगे ये कि अब जनता किसके साथ जाती है। और कल जो है वो जाहिर सी बात है कि कल का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव हो वो बड़ा दिन होता है। और सत्ता का सेमीफाइनल हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जनता के मूड को, जनता की नब्ज को समझने के लिए काफी होगा कि जनता किसके साथ जा रही है। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।